हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी पर। तो अभी जो भी ऑफर आपने देखा, अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं DC3333। इस कोड का यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, मेरा नाम है दीपराज चंद्राकर और मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाने वाला हूँ। ये जो थ्योरी ऑफ मशीन का कोर्स रहेगा एकदम कॉम्पैक्ट कोर्स रहेगा। अगर मैं बात करूं, थ्योरी ऑफ मशीन में पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। सिंपल मैकेनिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एनालिसिस, गियर्स एंड गियर ट्रेन, ये हम कवर करेंगे। गवर्नर, फ्लाईव्हील, इसके अलावा बैलेंसिंग, वाइब्रेशन, गायरोस्कोप एंड कैम एंड फॉलोअर। तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का भी डाउट होगा यूट्यूब में, जो भी लेक्चर्स देख रहे होंगे कि सर क्या आप पूरा कवर करेंगे, तो उसका जवाब है हाँ। हम एक कॉम्पैक्ट कोर्स कवर करने वाले हैं, है ना। और इस कोर्स में आपको पूरा सिलेबस मैं कवर करवाऊंगा, बट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हाई एल्ड टॉपिक्स जो रहेंगे। हर एक टॉपिक का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी ये कोर्स हम खत्म करें। डेली बेसिस पे आपको वीडियो मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, तो ये आप रेगुलर फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। कोई भी डाउट रहे आपका, कोई भी मन में दुविधा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मैं जरूर उस कमेंट का टाइमली रिप्लाई करूंगा। शुरू करते हैं सिंपल मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने बताया कि थ्योरी ऑफ मशीन हम पढ़ने वाले हैं। टॉम मतलब मशीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। मशीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो मशीन होता है, दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म्स। मैकेनिज्म्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए हमको मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं। मैकेनिज्म्स में भी हम सिंपल मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। सिंपल मैकेनिज्म होता क्या है? सिंपल मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक से आपका एक हम मैकेनिज्म तैयार करते हैं। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक से एक चेन तैयार होता है। और हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लोज्ड काइनेमेटिक चेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। क्लोज काइनेमेटिक चेन क्या होता है कि आपका फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्टेड हो और वो आपका कंस्ट्रेंट मोशन ट्रांसफर करने में एबल हो। मोशन ट्रांसफर कर सकता है। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब जैसा मोशन हम चाहते हैं वैसा मोशन हमको मिले।
फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूं कि जैसे गाड़ी हम देखते हैं, स्टेयरिंग की बात करें, सो स्टेयरिंग इज अ मैकेनिज्म। सो जो स्टेयरिंग मैकेनिज्म है उसमें हमको पता है कि यार इतना अगर हम टर्न करते हैं स्टेयरिंग को पर्टिकुलर एंगल पे टर्न करेंगे तो हमारा जो गाड़ी होगा उसका पहिया जो व्हील होगा वो डिग्री में हमेशा वो टर्न करने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो स्टेयरिंग है उसको घुमाए और आपका गाड़ी सीधा सीधा चले जाए, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। अगर वैसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमको थियरी ऑफ मशीन मतलब आपका जो मशीन है उसमें जो मैकेनिज्म आप डालने वाले हो या जो चैन आपका जो मैकेनिज्म में कन्वर्ट होगा उसके लिए आपको कांस्टेंट मोशन की जरूरत होती है। कांस्टेंट मतलब डिजायरेबल मोशन जो हमको चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ it is combination of links, combinations of links which are able to transfer constraint motion. It is combination of links which are able to transfer constraint motions. बिल्कुल ठीक। तो वो होता है मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म में एक स्पेसिफिक बात और जान लीजिए कि सिंपल मैकेनिज्म हम उन मैकेनिज्म्स को बोलेंगे जहां पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिज्म का वन हो। देखिए, जैसे मैंने कहा कि काइनेमेटिक चैन होगा और क्लोज काइनेमेटिक चैन मतलब फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्टेड है और वो आपका कांस्टेंट मोशन ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उस मोशन को लेने के लिए आपको एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा। सो मैकेनिज्म में आप कोई भी चैन जो है वो मैकेनिज्म में कब कन्वर्ट होगा, जब उसमें आप एक लिंक को फिक्स करेंगे, तो वो मैकेनिज्म हो जाएगा। सिंपल मैकेनिज्म के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम must be one. must be one, ठीक। दूसरी चीज, नो हायर पेयर्स, नो हायर पेयर्स, हायर पेयर्स नहीं चाहिए सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। और इस बेसिस पे हम देखेंगे आने वाले समय में कि तीन तरीके के सिंपल मैकेनिज्म होते हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना चाहिए कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये हायर पेयर क्या होता है। इसमें एक पेयर और मैं बताऊंगा, लोअर पेयर। जैसे मैंने कहा कि आपका एक काइनेमेटिक चैन जो है, क्लोज काइनेमेटिक चैन है, उसमें एक लिंक को फिक्स करोगे तो वो आपका मैकेनिज्म बनने वाला है। अब वो जो मैकेनिज्म बन रहा है उसका तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो चैन किससे बना है? वो बना है मल्टीपल लिंक को आप एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, तब जाके वो आपका चैन बन रहा है। फिर उसमें एक लिंक को फिक्स कर रहे हैं, तब जाके वो मैकेनिज्म बन रहा है ना। तो आपका हो क्या रहा है कि लिंक लिंक जो होंगे इंडिविजुअल लिंक्स, है ना। लिंक्स क्या होते हैं? वो हर एक पार्ट मशीन का जो मोशन ट्रांसफर कर सके विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स, है ना। रिलेटिव मोशन ट्रांसफर करने में जो एबल्स होते हैं वो सारे सारे जहां पे रिलेटिव मोशन पॉसिबल है वो सारे पार्ट्स आपके लिंक्स कहलाएंगे। और ये जो लिंक है ये आपका जरूरी नहीं है कि हमेशा रिजिड हो। लिंक्स जो है ना, पहले लिंक के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्या होता है। लिंक्स जो है, जैसे मैंने कहा, एवरी पार्ट ऑफ मशीन विच आर एबल टू ट्रांसफर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स, दैट इज नोन एज लिंक्स। और ये जो लिंक्स है ये तीन तरीके के हो सकते हैं। एक है आपका रिजिड लिंक, बिल्कुल रिजिड लिंक्स जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता, है ना। ऐसे लिंक जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता या डिफॉर्मेशन जो होते हैं वो नेग्लिजिबल ओवरऑल रिजल्ट में
इम्पैक्ट नहीं करता है, तो उसे हम रिजिड लिंक कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, जैसे कि आप अपना बाइक देखे होगे, है ना, उसमें कनेक्टिंग रॉड्स हो गए, जो इंजन है ना, तो ये सब मोशन ट्रांसफर करते हैं, कनेक्टिंग रॉड जैसे एक एग्जांपल दिया, तो वो रिजिड लिंक के कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। स्टेयरिंग बोला, उसमें रिजिड लिंक्स होते हैं पूरे, है ना, तो वो आपके रिजिड लिंक्स होंगे। लेकिन क्या इसके अलावा और दूसरी ट्रांसफर नहीं होता? जैसे कि अगर मैं कहूं बेल्ट ड्राइव, सो बेल्ट ड्राइव में जो बेल्ट है वो मोशन ट्रांसफर करता है क्या? बिल्कुल करता है। लेकिन क्या वो रिजिड है? नहीं, वो तो आपका क्या होता है कि भाई अंडर टेंशन दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म मोशन। आपका जो बेल्ट ड्राइव में बेल्ट लगा हुआ है, टेंशन में रहेगा तभी तो आपका मोशन को ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज। सो ट्रांसफर मोशन, तो वो भी लिंक कहलाएगा, उसे हम फ्लेक्सिबल लिंक कहेंगे। सो दूसरा लिंक जो होता है वो फ्लेक्सिबल लिंक होता है, जैसे कि मैंने कहा बेल्ट ड्राइव, बिल्कुल वो भी मोशन ट्रांसफर कर सकता है, मोशन ट्रांसफर कर सकता है सर, बेल्ट ड्राइव। एंड थर्ड लिंक, दैट इज योर, यार आप सभी ने सुना होगा हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, वहां पे भी तो मोशन ट्रांसफर हो रहा है ना। अगर आप कभी सर्विस सेंटर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो नट बोल्ट खोलने का एक गन रहता है, जो प्रेस करने पे घूमता है, वो न्यूमेटिक सिस्टम पे काम करता है। न्यूमेटिक सिस्टम और भी देखे होंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम भी देखे होंगे, वहां पे मोशन ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन वो जो मोशन ट्रांसफर हो रहा है वो अंडर प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज फ्लूइड की वजह से। फ्लूइड जो है वो एक स्पेसिफिक प्रेशर में, जैसे न्यूमेटिक सिस्टम में आपके एयर को यूज करते हैं, लेकिन एयर क्या नॉर्मल एयर ऐसे ही मोशन ट्रांसफर कर पा रहा है क्या? नहीं, इसको हम कंप्रेस करते हैं, तो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही ये मोशन ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही आपका ऑयल हो गया, हाइड्रोलिक जो सिस्टम्स होते हैं उसमें ऑयल हो गया, आपका आपका दूसरे जो लिक्विड्स हो गए जो यूज करते हैं मोशन ट्रांसफर करने में, तो एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो मोशन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपका फ्लूइड लिंक, फ्लूइड लिंक्स। अच्छा, ये वाला जो है बेल्ट ड्राइव मैंने एग्जांपल लिख दिया है, दिस इज नथिंग बट योर फ्लेक्सिबल लिंक्स, फ्लेक्सिबल लिंक्स। माय डियर फ्रेंड, ये जो आपको दिख रहा है इसमें पहला तो रिजिड लिंक है, बिल्कुल, है ना, जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन बाद के जो दो लिंक हैं वो रिजिड तो नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में मोशन ट्रांसफर कर रहा है। सो इस तरीके का जो लिंक होता है या इस तरीके का जो बॉडी होता है उसे हम रेजिस्टेंट बॉडी कहते हैं। सो मोशन ट्रांसफर करने के लिए रेजिस्टेंट बॉडी होना जरूरी है। क्या जरूरी है? रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंस बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी वो बॉडी होते हैं विच आर एबल टू ट्रांसफॉर्म मोशन द बॉडी which are able to transform motions। ये आपका एबल तो है ट्रांसफर करने में मोशन को, लेकिन एट अ स्पेसिफिक कंडीशन, एट स्पेसिफिक कंडीशन, बिल्कुल, जैसे कि बेल्ट ड्राइव टेंशन में होना चाहिए, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन में आपका मोशन ट्रांसफर करता है, तो उसे हम रेजिस्टेंट बॉडी कहते हैं। नाउ माय डियर, हमको ये तो पता चल गया कि जो इंडिविजुअल एक सिंगल एलिमेंट्स हैं वो आपका मोशन ट्रांसफर कर रहा है। अब उसके कॉम्बिनेशन, मतलब उसको क्या करोगे आप? मिलाओगे, तो उसको जोड़ोगे, तो उसका पेयरिंग होता है। उसका क्या होता है? पेयरिंग होगा, ठीक है ना। सो ये जो लिंक्स होंगे उसको आपस में आप कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेयर। सो कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज कॉल्ड पेयर। कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स इज कॉल्ड पेयर।
connection between two links is called pair. Is called pair. और ये जो कनेक्शन होता है इसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक ब्रॉडर कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो हायर पेयर एंड लोअर पेयर। हायर पेयर और लोअर पेयर, जैसे मैंने कहा कि कनेक्शन बिटवीन दो लिंक जो होगा उसे हम पेयर कहने वाले हैं। तो इसमें अगर दो लिंक को कनेक्ट कर रहे हैं और उसे हायर पेयर और लोअर पेयर की कैटेगरी में अगर मैं रखना चाहूं, हायर पेयर एंड लोअर पेयर, लोअर पेयर। सो हायर पेयर लोअर पेयर जो भी कनेक्शन होंगे, जो भी ज्वाइंट होंगे दो लिंक के बीच में, उसको हम हायर पेयर लोअर पेयर में डिवाइड कर सकते हैं। और ये इस बेसिस पे डिवाइड होता है कि जैसे हायर पेयर है तो वो दो लिंक जो आपस में आप कनेक्ट कर रहे होंगे, वो दोनों सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में आ रहा है वो डिसिमिलर होंगे, एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। जबकि लोअर पेयर में दो लिंक आपस में कनेक्ट हो रहा होगा, वो आपका सेम सिमिलर सरफेस होंगे। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा, कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस आर डिसिमिलर। Contacting surfaces are similar. ये आपको देखने को मिलता है ना, मोटा मोटी अगर हम डिवाइड करें। ठीक, जैसे कि हायर पेयर के बारे में बात करूं कि आपका प्योर रोलिंग में है, एक डिस्क जो है वो प्योर रोलिंग में है। Let us assume it is having a velocity of v. So ये प्योर रोलिंग में है। दूसरा जो है इसमें, अच्छा इसमें कॉन्टैक्टिंग सरफेस आप देख लीजिए, आपका ये रोलर है और नीचे आपका फ्लैट सरफेस है, तो दोनों सरफेस आपके अलग अलग हैं, डिसिमिलर है बिल्कुल। सो ये हायर पेयर होगा। अच्छा, साथ के साथ एक और चीज हमको दिख रहा है कि आपका हायर पेयर में दो जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है उसमें आपका पॉइंट कांटेक्ट या फिर लाइन कांटेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो एक बात और क्या पता चला हमको, हायर पेयर में पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट होगा, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट। लोअर पेयर के बारे में बात करूं तो जैसे आपका पिन ज्वाइंट देखे हो, है ना, दो लिंक जो है वो आपस में इस तरीके से कुछ आपका कनेक्टेड है। यहां पे ये आपका लिंक नंबर 1 हो गया, ये लिंक नंबर 2 हो गया, यहाँ पे ये लिंक नंबर 1 था, ये 2 था। यहाँ पे ये रोटेट हो सकता है, टर्निंग पेयर है बिल्कुल, ये आपको दिख रहा है। सो यहाँ दोनों लिंक को आपस में किस तरीके से कनेक्ट किए होंगे, दो लिंक होगा, यहाँ पे आपने इस तरीके से रखा होगा, दोनों का सरफेस कैसा है, सिमिलर है, और उसके बाद वहां पे हमने ड्रिल करके उसको पिन ज्वाइंट से होगा। सो दिस इज कॉल्ड टर्निंग पेयर। अच्छा, टर्निंग पेयर का और एग्जांपल किस तरीके से आप दे सकते हो, जैसे कि एक सिलेंड्रिक रॉड, सर्कुलर रॉड, एक सर्कुलर होल में
आप इंसर्ट कर रहे हैं। है ना, इस तरीके से। और ये कैसा है, सर्कुलर है। अभी ये टर्निंग पेयर नहीं है। ये सर्कुलर है। ठीक। ये टर्निंग पेयर कब होगा, जब हम यहाँ पे कॉलर, यहाँ एक कॉलर लगा दिया, यहाँ एक कॉलर लगा दिया। सो ये कॉलर लगा दिया, तो अब क्या होगा कि इसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन होगा, टर्निंग। ये पॉसिबल। तो दिस इज टर्निंग पेयर। और बहुत देखिए कि सर्कुलर और सर्कुलर होल में है, तो जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस है दोनों सर्कुलर है, सिमिलर सरफेस। सो दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ लोअर पेयर। और साथ के साथ आप देख पा रहे हैं कि कनेक्शन कैसा है, सरफेस टू सरफेस। अच्छा, किसी को लगेगा सर यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट है, नहीं, यहाँ पे भी आपका दो लिंक को जिसको आपने आपस में रख के ड्रिल किया होगा, उसके बीच में सरफेस का कनेक्शन होगा, पॉइंट का नहीं होगा। सो लोअर पेयर में जो कॉन्टैक्टिंग सरफेस होंगे उसके बीच का कनेक्शन कैसा होगा, सरफेस टू सरफेस, एरिया कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिलेगा यहां पे, सरफेस कॉन्टैक्ट और एरिया कॉन्टैक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। तो एक मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि भाई लोअर पेयर क्या होता है, हायर पेयर क्या होता है। हमारी बात कहां से शुरू हुई, हमारी बात शुरू हुई थी कि हम मशीन पढ़ रहे हैं, मशीन क्या होता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म क्या होता है वो हमने जाना, ठीक है, विच आर एबल टू ट्रांसफर द मोशन, जिसमें आपका बेसिकली फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक कनेक्टेड है, क्लोज काइनेमेटिक चेन के बारे में हम बात कर रहे थे। और उसमें एक लिंक को हमने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था, और वो कंस्टेंट मोशन ट्रांसफर करने में एबल हो। तो ये इस तरीके से हम बात करते हुए आए, और उसमें हमने जाना था कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम मस्ट बी वन, नो हायर पेयर्स, ये हमने जाना था। तो हायर पेयर क्या होता है, लोअर पेयर क्या होता है, ये हमने जान लिया। अब जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। डिग्री ऑफ फ्रीडम जहां से बिल्कुल क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, और क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नॉर्मली आप ये जो डेफिनेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये तो जानते ही हैं। कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का, अच्छा जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कभी भी कोई डेफिनेशन पूछे, फ्रीडम, फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस, है ना। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो उस पर्टिकुलर सिस्टम का क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। हम मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन which can define the state of system, that is known as degree of freedom. The number of independent motion which can define state of system is called degree of freedom of that system. डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपका 3D में भी हो सकता है, 2D में भी हो सकता है। थ्योरी ऑफ मशीन में अगर हम 3D के बारे में बात करें, है ना, तो हम यहां पे
एक्स वाई और जेड, तीन एक्सिस में हम बात करेंगे। तीन एक्सिस में पॉसिबल मोशन जो होगा, अलोंग एक्स एक्सिस एक, अलोंग वाई एक्सिस दो, अलोंग जेड एक्सिस तीन, सो तीन लीनियर मोशन। सिमिलरली अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन एक, अबाउट वाई एक्सिस रोटेशन एक, अबाउट जेड एक्सिस रोटेशन एक। सो टोटल आपके कितने हो गए? तीन लीनियर मोशन, दैट इज नथिंग बट ट्रांसलेशन, तीन ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, और तीन आपका रोटेशनल मोशन होने वाला है। सो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक इधर एक इधर, एक इधर, रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन। सो टोटल मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितना हम कंसीडर कर रहे हैं? मैक्सिमम पॉसिबल मोशन इन 3D इज 6। यहां पर कितना है? 6 है, जिसमें से कितना? 3 ट्रांसलेशन है और 3 रोटेशन मोशन है। सो मैक्सिमम पॉसिबल मोशन इज 3। ठीक है ना? अच्छा, कई लोगों के दिमाग में ये आ सकता है, सर हम पॉजिटिव निगेटिव नहीं ले सकते क्या? तो इन जनरल थियोरी ऑफ मशीन में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो रेफरेंसेस बुक्स हैं, है ना, जो आपके किताबें हैं, उसमें आप देखेंगे कि वो डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब आपका पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से नहीं, वो अगर ट्रांसलेशन है अलोंग एक्स एक्सिस तो एक, अलोंग वाई एक्सिस तो दो, अलोंग जेड एक्सिस तो तीन, रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट द वाई एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट द जेड एक्सिस, इस तरीके से टोटल 6 मोशन को कंसिडर किया जाता है। सो ये तो हो गई बात 3D की। मजे की बात ये है कि हमको 3D में कोई मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं हो। हमको तो प्लेनर मैकेनिज्म के बारे में बात करना है। अब प्लेनर मैकेनिज्म मतलब प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 2D में बात कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है, सर थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे हैं और हमको प्लेनर मैकेनिज्म के बारे में ही बात करना है, जबकि हम मशीन्स जो देखते हैं वो तो 3D में चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो हम 2D का स्टडी क्यों कर रहे हैं? कारण ये है, पहली चीज कि 2D में स्टडी करना आसान है। तो सर आसान है तो क्या इररिलेवेंट चीज को हम पढ़ेंगे? नहीं, वो रिलेवेंट है। क्या होता है कि अगर कोई भी 3D का भी मैकेनिज्म है, और आपके सारे मैकेनिज्म 3D में ही दिखेंगे, मतलब वर्किंग जो है वो तो आपका 3D में ही है, तो आपके वो मैकेनिज्म्स को हम प्लेनर मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्लेनर मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है, आपके पैरेलल प्लेन में अगर मैं उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूं, उस मैकेनिज्म को पैरेलल प्लेन में वो है, और उसको एक प्लेन में जब मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो वो अपने एक्चुअल मोशन वेलोसिटीज को शो कर सकता है, तो उसे हम प्लेनर मैकेनिज्म कहेंगे। तो इसीलिए प्लेनर, जैसे स्टडी तो आसान है, अब हमने 3D को किस में कन्वर्ट कर लिया? 2D में, हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा, है ना? गेटिंग माय पॉइंट? सो हम क्या स्टडी करने वाले हैं? 2D प्लेनर मैकेनिज्म। 2D प्लेनर मैकेनिज्म, ये हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये 2D है ना। 2D लिखने की जरूरत नहीं होती, हालांकि प्लेनर मैकेनिज्म आप बोल दिए तो 2D लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि एक प्लेन की बात हो रही है जिसमें 2 डायरेक्शन ही होने वाले हैं। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 2 डायरेक्शन है, तो आपको ये भी दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक आपका ट्रांसलेशन हो सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग एक ट्रांसलेशन हो सकता है, और इस प्लेन में एक रोटेशन हो सकता है विच इज परपेंडिकुलर टू द जो एक्सिस आपका बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा उसी के अबाउट होगा। अगर जेड एक्सिस आप देखोगे तो जेड एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो उसके अबाउट रोटेशन। मतलब यहां पे आपको 3
मोशन देखने को मिलेगा। एक ये ट्रांसलेशन हो गया, दूसरा ये ट्रांसलेशन हो गया, और तीसरा आपका रोटेशन हो गया। तो यहां मैक्सिमम पॉसिबल मोशन जो हमको दिख रहा है वो 3 है। मैक्सिमम पॉसिबल मोशन इज 3। यहां पे 3 है। सो एक मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालने जाए तो हमारे पास एक इक्वेशन आता है, दैट इज नोन एज कुर्ट्जबैक इक्वेशन। कुर्ट्जबैक इक्वेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम देता है एक मैकेनिज्म का। अगर ऐप डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक प्लेनर मैकेनिज्म का, तो ये कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल मोशन 3 है, और अगर उस मैकेनिज्म में एल नंबर ऑफ लिंक है तो हर एक लिंक का मोशन कितना होगा? 3। एक लिंक का मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितना हो सकता है? 3 ना, 2D में एक लिंक का। अगर एल नंबर ऑफ लिंक है तो टोटल मोशन कितना हो जाएगा? 3 इंटू एल। और आपका अगर हमको मैकेनिज्म चाहिए तो एक लिंक को फिक्स करना पड़ेगा। सो एल माइनस वन, भाई जिसको फिक्स कर दिया उसका मोशन तो 0 हो जाएगा ना। सो आपका ये हो जाएगा 3L माइनस 1 माइनस 2J। मतलब यहां पे जो J है वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट कहलाता है। ये देखा गया है कि जो बाइनरी ज्वाइंट्स होते हैं, जो बेसिकली आपका लोअर पेयर होता है, जो कि आपका लोअर पेयर होता है, वो आपका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ करता है। तो कर रहा है 2 को। टोटल कितना मोशन पॉसिबल था? 3। सो अगर जे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट्स हैं जो कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ कर रहा है, सो एक ज्वाइंट लगाओगे तो एक अलाउ होगा। कितने को रिस्ट्रिक्ट किया? 2 को। सो टोटल जो मोशन है उसमें 2 को रिस्ट्रिक्ट किया। जे नंबर ऑफ अगर आपके बाइनरी ज्वाइंट्स हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ये 2J। जैसे 10 है तो 2 into 10, वो 20 मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया होगा जो ज्वाइंट होगा, अगर 10 ज्वाइंट होंगे उस मैकेनिज्म में तो। ठीक। एंड माइनस हायर पेयर, तो यहां पे ये एज्यूम किया गया है कि हायर पेयर जो है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ कर रहा है, मतलब एक को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो अगर एक हायर पेयर रहेगा तो आपका यहां पे 2 को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। हायर पेयर कितने मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? 2 को। माफ कीजिए, एक को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलाउ कर रहा है। हायर पेयर ना, लोअर पेयर जो है वो 2 को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, हायर पेयर जो है वो एक को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अलाउ कितने को कर रहा है? 2 को। रिस्ट्रिक्ट, देखो एक बात समझना, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितने हैं? 3। अब मैं कह रहा हूं कि रिस्ट्रिक्शन अगर रोक दिया गया तो जो बचे हुए मोशंस होंगे वही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा ना वहां पे। सो अगर आपका कोई भी लिंक इंडिविजुअली 3 मैक्सिमम पॉसिबल मोशन कितना दे सकता है? 3 दे सकता है, तो एल नंबर ऑफ लिंक है तो 3 है। उसमें से एक लिंक को फिक्स कर दिए तो उसका 3 जो है वो माइनस हो जाएगा। अब जो लोअर पेयर है वो आपका जो बाइनरी ज्वाइंट है, इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट बेसिकली, है ना, वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब एक को अलाउ कर रहा है। सो माइनस 2J। हायर पेयर 2 को अलाउ कर रहा है, एक को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो -1। और अगर एच नंबर ऑफ हायर पेयर है तो 1 into H। तो ये आपका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला दिया गया है इस लॉजिक से। हालांकि आपको, है ना, आने वाले लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा कि कुछ बातें और हैं जो हमको समझ नहीं रहेंगी अबाउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो ये जो फॉर्मूला है इस पे ध्यान रखिएगा कि इसका इस्तेमाल करके आप मैकेनिज्म, सिंपल मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि ये हो गया आपका 1 2 3, यहां पे 3 लिंक है और ये ज्वाइंट्स हो गए। अभी हम जो लोअर पेयर है ना, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ये लोअर पेयर है, ये जो टर्निंग पेयर है, इसे हम एक बाइनरी ज्वाइंट के बराबर काउंट करेंगे। याद रखिएगा कि टर्निंग पेयर में जो नंबर ऑफ लिंक है, जैसे कि 1 2
3 या इससे ज्यादा भी हो सकता है। सो एक टर्निंग पेयर में अभी कितने लिंक दिख रहे हैं? 3। सो ये दो इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा, और ये जो ज्वाइंट है इसे टर्नरी ज्वाइंट कहते हैं। 3 लिंक एक ज्वाइंट पे कनेक्टेड होगा तो उसे हम टर्नरी ज्वाइंट कहेंगे, और ये दो इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा। कितना? 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर। सो एक जो टर्नरी ज्वाइंट है वो 2 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा यहां पे 4 लिंक इस तरीके से कनेक्टेड हो एक ज्वाइंट पे, तो ये क्वाटरनरी ज्वाइंट होगा, और एक जो क्वाटरनरी ज्वाइंट है वो 3 बाइनरी ज्वाइंट के बराबर होगा। इसका ये मतलब समझ में आ रहा है कि अगर n नंबर ऑफ लिंक्स एक ज्वाइंट पे कनेक्टेड है तो टोटल कितने बाइनरी ज्वाइंट्स हो जाएंगे? n-1। कितने? n-1। ठीक। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, देखना है कि एक ज्वाइंट में कितने लिंक्स कनेक्टेड हैं। यहां पे जो एग्जांपल मैंने दिए रखा है उसमें हर एक ज्वाइंट पे सिर्फ और सिर्फ 2-2 लिंक कनेक्टेड हैं। जैसे कि ये ज्वाइंट में 1 और 2 कनेक्टेड है, इसमें 2 और 3 कनेक्टेड है, और इसमें 3 और 1 कनेक्टेड है। तो ये आपका एक बाइनरी ज्वाइंट हो जाएगा। एक बाइनरी ज्वाइंट, ये भी एक बाइनरी ज्वाइंट, ये भी एक बाइनरी ज्वाइंट। सो आपका टोटल नंबर ऑफ जो ज्वाइंट है वो कितने हो गए? 3। हायर पेयर कितना है? 0, कोई हायर पेयर नहीं है। नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 3। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? एफ इज इक्वल टू 3l-1 -2j -h। सो यहां से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो एफ इज इक्वल टू 3l कितना है भाई आपका? 3 -1 -2j which is 3 -0। सो ये 6 -6 0। सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है। बिल्कुल। तो ये जो मैकेनिज्म है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 0 है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा इस तरीके से 4 लिंक कनेक्टेड है। एक लिंक को फिक्स कर दिया तो ये मैकेनिज्म बन गया। कितने ज्वाइंट हो गए यहाँ पे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट अभी काउंट करेंगे। लिंक अगर मैं बात करूं तो ये लिंक नंबर 1 2 3 4, 4 लिंक है भाई टोटल। सो नंबर ऑफ लिंक इज 4। नंबर ऑफ लिंक इज 4। ये आपका लिंक नंबर 1 और 2 कनेक्टेड है तो एक बाइनरी ज्वाइंट होगा। ये एक बाइनरी ज्वाइंट है, ये एक बाइनरी ज्वाइंट है, ये एक बाइनरी ज्वाइंट है, ये एक बाइनरी ज्वाइंट है। क्यों एक एक बाइनरी ज्वाइंट हुए ये? क्योंकि हर एक ज्वाइंट पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 2 लिंक कनेक्टेड है। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 4 और यहाँ पे 1 4। ठीक है। सो ये आपके टोटल जो नंबर ऑफ ज्वाइंट है यहाँ पे कितने आ गए? 4। नंबर ऑफ हायर पेयर इज 0। So degree of freedom F is equal to 3l-1 which is 4 -1 -2j -h। इसको सीधा सीधा -2j मतलब 4 हो जाएगा और -h 0। सो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 1। बिल्कुल सर। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं दोस्तों। अब देखिए ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आया, इसके अलावा और भी दूसरे मैकेनिज्म सब बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिल सकता है, अलग अलग मैकेनिज्म में बिल्कुल मिल सकता है। तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है सर? सो बेसिकली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ये बताता है उस मैकेनिज्म में कि उतना नंबर ऑफ इनपुट अगर आप देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 है, सो 0 इनपुट, इसमें मोशन होगा ही नहीं। अरे बिना इनपुट के आउटपुट क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना भाई, ये तो सिद्धांतों के खिलाफ है ना। ठीक है।
तो आपका यहाँ पे तो मोशन मिलेगा ही नहीं, तो इस तरीके का जो मैकेनिज्म होगा उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैं बता रहा था सिग्निफिकेंस, वो ये कहता है कि जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मैकेनिज्म का होगा, दैट इज द नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट द कंस्टेंट आउटपुट। कंस्टेंट आउटपुट मतलब एक आउटपुट के लिए आपका, अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, तो आपको एक ही इनपुट देना पड़ेगा एक आउटपुट के लिए। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है तो दो इनपुट देने पड़ते एक आउटपुट के लिए। अगर दो इनपुट नहीं दोगे, एक ही इनपुट दोगे, तो दो आउटपुट मिलेंगे, मतलब अलग अलग आउटपुट मिलेगा। जैसे मैंने कहा स्टेरिंग में एक इनपुट में एक आउटपुट मिल रहा है, यहां पे आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिल रहा है, लेकिन अब वहां देंगे कि एक बार मोड़े तो वो 90 डिग्री में मुड़ गया, एक बार मोड़े तो आपका सीधा सीधा चला गया। सो अगर मल्टीपल आउटपुट्स मिलेंगे तो वहां पे गड़बड़ा जाएगा, है ना। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ये आपको बताने में मदद करता है कि इतने नंबर ऑफ इनपुट दे दो उस सिस्टम में, आपका वो कंस्टेंट आउटपुट दे सकता है। अच्छा, साथ के साथ कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो इस तरीके से, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 0 हुआ तो आपका जो भी मैकेनिज्म आप देख रहे हैं वो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर होगा। ठीक। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 है तो वो आपका कैनेमैटिक चेन कहलाएगा, उसे हम कैनेमैटिक चेन कह सकते हैं, वो हमारा एक कांस्टेंट मैकेनिज्म होगा, कैनेमैटिक चेन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा है, 2, 3, 4, तो इसे हम अनकंस्टेंट चेन कहेंगे, अनकंस्टेंट मैकेनिज्म है ये, अनकंस्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक। अच्छा, निगेटिव हो सकता है क्या सर डिग्री ऑफ फ्रीडम? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 से कम है, -1, -2, -3 इस तरह से है, सो इसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये आपका इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना। सो इसकी मोबिलिटी, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम को और क्या जाता है, दूसरा नाम कॉपी में लिख लीजिए, मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ लिंकेज। ठीक है। और ये आपका सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक। तो अभी हमने एक बेसिक जानकारी प्राप्त किया है दोस्तों कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से निकाला जाता है ना। इसके अलावा भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अभी हमको और बात करना रहेगा। सो वो सारी बातें मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, है ना। जैसे मैंने कहा है कि ये कॉम्पैक्ट आपका सीरीज होने वाला है, आप एंजॉय भी करेंगे, आप लर्न भी करेंगे, और आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।